इंपीरियलिज्म चल ही रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये सब संभव नहीं रहा कि जमीनों पर कब्जा करके रखा जा सकता है, सेनाओं पर कब्जा करके रखा जा सकता है, तो उन्होंने हमारे दिमागों पर कब्जा कर लिया। आज भी कोई बात करता है, यार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ऐसा हुआ है, हार्वर्ड में ऐसा हुआ है, आप क्यों नहीं कहते कि दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐसा हुआ है? आप क्यों नहीं कहते कि नालंदा में ऐसा होता था? आप बताइए ना, आसपास के देशों में भी विश्वविद्यालय हैं, उनके बारे में कभी नहीं कहते। या आप निकष मान लिया है, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी सभ्यता ने, उससे पहले भी करते थे, हमारे मनों पर नियंत्रण करना शुरू किया। बिल्कुल। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से सबका किताबी बातों में। मैं अभिषेक हूँ और मेरे साथ मेरे गेस्ट हैं उमेश उपाध्याय जी, जो कि एक सीजन जर्नलिस्ट हैं। उमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है किताबी बातों में। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और अपने जो प्रशंसक हैं, आपके दर्शक श्रोता प्रशंसक जो भी हैं, फॉलोअर्स, उनसे बातचीत करने का मौका मिलेगा, अहोभाग्य। मैं कहूँगा मेरे चैनल के लिए, मेरे पॉडकास्ट के लिए बहुत ऑनर की बात है, क्योंकि आज उमेश जी हमारे साथ हैं, क्योंकि उमेश जी एक बहुत सीजन जर्नलिस्ट हैं। उमेश जी को करीब 4 डेकेड से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। उन्होंने मीडिया के सारे रूप, आप कह सकते हैं, रेडियो, टीवी, प्रिंट और अब डिजिटल मीडिया में उनका अनुभव रह चुका है। एक ग्राउंड रिपोर्टर से एक सीजन एडिटर रह चुके उमेश जी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया रेडियो, डीडी न्यूज़, जीट न्यूज़ और नेटवर्क 18 के साथ रह चुके हैं। आप जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एलुमनस रह चुके हैं, और आपने बहुत से न्यूज़ शोज, टीवी शोज को एंकर भी करा। उमेश जी, आज आपकी किताब वेस्टर्न मीडिया नैरेटिव्स ऑन इंडिया, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। और जब मैंने बुक पढ़ी तो मुझे टाइटल में एक बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी, फ्रॉम गांधी टू मोदी। तो जिस तरह से आपने इस पूरे पीरियड को कैप्चर करा, और बुक पढ़ के मुझे ये एहसास हुआ कि जिन नैरेटिव्स की आप बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद जब इस बुक का अपडेटेड एडिशन आएगा तो शायद उसको लिखना होगा फ्रॉम गांधी टू मोदी एंड बियॉन्ड, क्योंकि बुक पढ़ के लगता है कि ये नैरेटिव्स जो हैं ये चलते रहेंगे। बट बुक में डिटेल में जाने से पहले मैं एक बेसिक सा सवाल पूछना चाहूँगा, व्हाई दिस बुक? देखिए, बात क्या है कि किताब लिखने का जो जो जिसको बोलते हैं ना कीड़ा होता है, कि मन में वो कीड़ा कैसे आया, आइडिया कैसे आया, वो कुलबुलाता है आपके मन में। और वो जब मैं अपनी मास्टर्स कर रहा था तभी मेरे दिमाग में एक बात आई थी। और हुआ ये था कि जैसे आप हैं, एक कम्युनिकेटर हैं, कम्युनिकेटर की खास बात होती है कि वो चीज़ों को देखता है और वो चीज़ें उसे कई बार बहुत अलग तरीके से नज़रिए दिखती हैं। तो हुआ ये कि मैं कनाडा गया था अपनी मास्टर्स के दौरान, और 4 महीने की बात है, ये 1982 की बात है। 1982 का साल, अगर आप लोगों को ध्यान हो, और आपके जो थोड़े से उम्र दराज लोग होंगे और यंग लोग भी होंगे, उनको मालूम होगा, भारत के लिए बहुत मुश्किल वाला समय था। पंजाब के अंदर एक आतंकवाद चल रहा था, जहाँ कथित खालिस्तान के नाम पर सिखों, हिंदुओं, बाकी सब का खून बहाया जा रहा था, कत्लो गारत हो रही थी। और पंजाब जब ऐसी स्थिति में था, और मैं जब कनाडा गया, मैं स्टूडेंट ही था, कनाडा में पंजाबियत तब भी बहुत ज्यादा प्रमुख थी, पंजाब के लोग थे। यानी आप एयर कनाडा में जाते थे तो आपको सुनाई पड़ता था, एयर कनाडा विच तुम्हारा स्वागत है। टोरंटो की कई सड़कों पर गुरुमुखी में तब भी नाम लिखे होते थे। 1982 की जुलाई में भारत के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, और राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह बने। देश के पहले सिख राष्ट्रपति थे, राष्ट्राध्यक्ष थे। अब मैं, चूंकि उन दिनों इंटरनेट का जमाना नहीं था, कोई सेल फोन होते नहीं थे, कोई टेलीविजन भी इतना नहीं था, रेडियो भी इतना नहीं था, इस खबर के बारे में मुझे उत्सुकता थी जानने की। लेकिन कनाडा के अखबारों के अंदर मुझे एक भी, जिसे बोलते हैं ना, जबकि पंजाब वहां इंपॉर्टेंट बात थी, एक टेक की खबर भी, एक पैरा की खबर भी दिखाई नहीं दी। तो मुझे लगा कि ये भारत के बारे में, हम समझते हैं कि दुनिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और उस 4 महीने के दौरान सिर्फ मुझे एक खबर नजर आई कनाडा के अखबारों के अंतर्राष्ट्रीय, जिसको बोलते हैं पन्नों पर, इंटरनेशनल जो सेगमेंट होता है, भारत के बारे में थी कि एक बस खड्ड में गिर गई, 30 यात्री मर गए। मैंने कहा कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, पंजाब के आतंकवाद के बीच में सिख राष्ट्रपति बना,
वो खबर वहां के एडिटर को नहीं लगी कि ले रखने योग्य है, और एक तीर्थयात्रियों की बस, ये क्या बात है। उसके बाद से मैं लगातार देखता गया और मुझे लगा कि वहां के मीडिया में, और इसका मेरे को एक और ध्यान आता है, मैं विद्यार्थी था तो एक न्यूयॉर्क टाइम्स में संभवतः एक मैंने उसमें लेटर टू एडिटर भी लिखा था, उसमें उन्होंने भारत के बारे में कुछ खबर थी, और साथ में कि ये देश है जहां सड़कों पर गायें भी घूमती हैं। तो मैंने कहा भाई तुम अपनी गायों को मार के खा गए, हमारे यहाँ गाय और करेक्ट। हम एक साथ रहते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, ये कौन सा नेगेटिव पॉइंट है। तो भारत के बिल्कुल। बारे में ये चित्रण जो होता था मुझे व्यथित करता था। और जब कोरोना आया तो कोरोना के समय मैंने देखा कि उन्होंने एक एजेंडा चलाया, मुझे लगा कि अपनी बात कहनी चाहिए, उद्धरण के साथ कहनी चाहिए, और इसको थोड़ा सा रिसर्च बेस्ड बनाना चाहिए, सिर्फ बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। किताब का कीड़ा वहां से था और अब पूर्ण हुआ। तो जैसा आपने एक बहुत इसमें इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया, वेस्टर्न मीडिया नैरेटिव्स, और वो एक नैरेटिव जो एक बायस आप जिसे कह सकते हैं वो रिफ्लेक्ट होता है। इसमें हम एक बात और देखते हैं, जैसे आपने बुक में जिक्र भी करा कि जैसे सूरीनाम कंट्री का, जिसका बहुत लोगों ने नाम भी नहीं सुना, और मेरे लिए खुद एक बहुत बड़ा आई ओपनर था, क्योंकि मैंने काफ़ी इतिहास पढ़ा है और मेरे लिए हैरानी की बात थी कि मैंने इसका नाम नहीं सुना था। 1975 में उस देश को आज़ादी मिली, मीडिया ने ज़्यादा कवर नहीं करा। कहीं न कहीं क्या आप ये कह सकते हैं कि वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न वर्ल्ड वही कवर करता है जिससे उसका कहीं न कहीं कोई स्वार्थ सिद्ध होता है? एकदम सही बात है अभिषेक। उनके वर्ल्ड व्यू के हिसाब से जो चीज महत्वपूर्ण है, अब सुरीनाम को क्यों कवर नहीं किया उन्होंने। 1975 में सुरीनाम आजाद हुआ। सुरीनाम दक्षिण अमेरिका का एक महत्वपूर्ण देश है। जी। वहां एल्यूमिनियम बहुत मिलता है, बॉक्साइट बहुत मिलता है, वहां गन्ने की खेती बहुत होती थी, सब कुछ था। लेकिन चूंकि, और वो फ्रेंच कॉलोनी होता था, यस। 1975 में फ्रेंच में फ्रांसीसियों के लिए चूंकि सूरीनाम महत्वपूर्ण नहीं था, बिल्कुल। इसलिए सारे वेस्टर्न मीडिया ने, और मैंने बुक में लिखा है कि 1870 के अंदर कैसे 4 बड़ी एजेंसियों ने दुनिया को बांटा, बिल्कुल। अपने अपने एक जिसको बोलते हैं ना एक जागीरदारी में। तो जी। एएफपी के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं था, एएफपी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था तो किसी के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं था, छोड़ दिया। तो बिल्कुल। उनका जो पर्सपेक्टिव है, उनका जो नजरिया है, उनका जो हित है, उसके हिसाब से दुनिया की कवरेज होती है। सारी करेक्ट। दुनिया को वो आपको वो आप जो देखते हैं वो वही है जो वो दिखाना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल। वो दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल। और आप देखिए ना, बिल्कुल। इंटरेस्टिंग बात यह है, मैं कई बार अपने आप से सवाल पूछता हूं और आपके दर्शकों से भी सवाल पूछूंगा, श्रोताओं से भी सवाल पूछूंगा, कि मुझे बताइए कि अगर आज मुझे चीन के 10 शहरों के नाम लेने हो तो लोगों को याद होंगे? मुश्किल होंगे ना। मुश्किल होंगे, बिल्कुल। बेइजिंग, दक्ष शंघाई, वुहान के बाद आप रुक जाएंगे। रुक अमेरिका जाएँगे, के बिल्कुल। आपको 20 शहरों के नाम सब याद याद होंगे, आएँगे। करेक्ट। ब्रिटेन के 10 के याद होंगे। चीन तो बिल्कुल। आपका पड़ोसी है, आपको अपने पड़ोसी के बारे में जानकारी नहीं है, यानी आपके घर के बगल में जो रहता है उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वेस्टर्न मीडिया वो जानकारी आपको देता नहीं। अंतरराष्ट्रीय करेक्ट। पन्नों पर जो छपता है या गूगल में जो आता है वो उस पर्सपेक्टिव से आता ही नहीं। आप पूरे बिल्कुल। साउथ एशिया में चले जाइए, साउथ ईस्ट एशिया में चले जाइए, कितने देशों के नाम आपको याद होंगे? बर्मा में रंगून के अलावा कौन से शहर का नाम आपको याद है साहब? करेक्ट। बांग्लादेश ढाका, चटगांव के अलावा किसका नाम आपको याद है? पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के बाद कौन सा नाम आपको याद है? शायद चूंकि पंजाबी वहां से आए उनको थोड़े नाम ज्यादा मालूम होंगे, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य आम तौर यह पर है, नहीं पता। आमतौर पर आपको अपने पड़ोस की जानकारी नहीं होती। आपको नहीं पता होता पड़ोस में हीरो हीरोइन कौन है, आपको नहीं पता जी। होता कि बांग्लादेश का सबसे बड़ा हीरो कौन है। अमेरिका के 25 हीरो के नाम आपको पता होंगे। क्यों करेक्ट। पता होने चाहिए भाई? चूंकि वेस्टर्न मीडिया लगातार बम्बार्ड करता है हमारे टेलीविजन के माध्यम से, हमारे माइंड को कंट्रोल करता है, हमारे मन को कंट्रोल करता है। इसलिए बिल्कुल। ये पुस्तक मैंने लिखी कि लोगों को पता हो कि जो दिखता है
वही सच नहीं होता, वही सच नहीं। उसके पीछे भी जाना होता है। बिल्कुल, तो ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही। और जब हम फिर अब जर्नलिज्म को देखते हैं, और जैसे आपने 4 न्यूज़ एजेंसीज़ का हवाला दिया, आपने बताया कि कैसे बुक में 4 न्यूज़ एजेंसीज़ एस्टैब्लिश हुई, और न्यूज़ एजेंसीज़ का काम न्यूज़ को, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट करना था, क्योंकि हर चैनल या हर मीडिया ग्रुप की तो पहुँच दूर तक नहीं हो सकती। ये उसी तरह से है कि आप ब्रांड बनाते हैं, तब डिस्ट्रीब्यूटर और एक सेल्स टीम रखते हैं जो जगह-जगह आपके प्रोडक्ट को फैलाए। इसका सीधा लिंक है, जैसे कि आपकी बुक में ज़िक्र है और आजकल काफ़ी चले, जो कॉलोनाइज़ेशन था, उसको जब वो स्प्रेड हुआ, वेस्टर्न वर्ल्ड ने स्टार्ट करा और गरीब कंट्रीज पे फोकस करा, तो उन्होंने एक पहलू रखा जो कि मैं कहूंगा कि शायद उस वक्त कंट्रीज ने, इंक्लूडिंग इंडिया, शायद ध्यान नहीं दिया। उन्होंने इंटेलेक्चुअली हमें डोमिनेट करा। उन्होंने इंडिया के में तो एक खास तौर पर एग्जांपल है कि कैसे इंडियंस को ही ये फील कराया गया कि वो ब्रिटिशर्स आप पर रूल कर कर आप पर एहसान कर रहे हैं, हम हीथन है, हम डाउन ट्रॉडन है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका एक मकसद क्रिश्चियनिटी को फैलाना भी रहा था। क्रिस्टोफर कोलंबस, जैसा कि जिसको सब जानते हैं, जो दुनिया की खोज करने, भारत की खोज करने निकले थे, लेकिन उनका मकसद था लोगों को कन्वर्ट करना। और कन्वर्ट करने के लिए एहसास कराना बहुत ज़रूरी था कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, हम आप पर उद्धार कर रहे हैं, आपको कन्वर्ट करके, आपके ऊपर राज करके। और इवन जब भारत आज़ाद हुआ था, यानी कि 1947 में भी बहुत से ब्रिटिश एक्सपर्ट्स का ये व्यू था कि भारत एक राष्ट्र रह ही नहीं पाएगा, दिस पीपल नॉट फिट टू रूल देमसेल्व्स, जैसा कि वो कहते थे। क्या आज जो हम जर्नलिज्म में देख रहे हैं वेस्टर्न मीडिया, क्या ये एक कॉन्टिन्यूड फॉर्म ऑफ कॉलोनाइजेशन है? अभिषेक, दो दो प्रश्नों का उत्तर देता हूं आपको। एक तो आपने कहा कि कंटिन्यूड, ये नव उपनिवेशवाद, नव साम्राज्यवाद है क्या? न्यू कॉलोनिज्म, न्यू इंपोरियलिज्म है, इसको हम बात करेंगे। दूसरा ये कहा कि उन्होंने हमको एक चूरण बेचा, जो चूरण हम बहुत बहुत मजे से खाते हैं। वो ये कि हमको वो विकसित करने के लिए आए और हमको सभ्य बनाने के लिए आए। जी। और उनका जो एजेंडा था, दो थे, स्पाइसेस एंड क्रिश्चियन, मसाले यस। बेचना है, क्रिश्चियन बनाना है। और हमको चूरण जो उन्होंने बेचा वो ये कि आपको विकसित करना है और सभ्य बनाना है। सभ्य अब बनाना विकास है। की कहानी तो मैं आपको बता देता हूं। एंगस मेडिसन की 2001 में रिपोर्ट आई थी। उन्होंने दुनिया की इकोनॉमीज का चित्रण किया। सन 1600 में जब ब्रिटेन भारत आया, मोटे मोटे तौर पर ऐसा मान लें, जी। साल 1-2 साल 4 साल इधर हो सकते हैं, 1600 के आसपास। 1600 में भारत की, दुनिया की जीडीपी में भारत का क्या योगदान था? 22.6%। और ऑलमोस्ट वन ब्रिटेन का, फोर्थ। और ऑलमोस्ट 1/4। ब्रिटेन का कितना था? 1.8%। 1700 में भारत का दुनिया की जीडीपी के अंदर 24.4%, 24% मान लेते हैं, 24% वर्ल्ड की जीडीपी भारत के अंदर आती थी। तो भाई तुम हमें क्या विकसित करने आए थे? और ब्रिटेन के अपने अकाउंट्स पढ़े जो कि वहां पर है, तो उन्होंने पाया कि भारत उतना ही विकसित है जितना वो है। जी। और उन्होंने हमारा बहुत अच्छा विकास किया। विकास करते करते जब वो 1950 के अंदर, भारत का दुनिया की जीडीपी के अंदर क्या योगदान था? बहुत मामूली, तकरीबन बहुत ही मामूली। 3.8%। हाँ, यानी हम बिल्कुल। 24% से 3.8 पर आ गए। 3.8% पे है। और ब्रिटेन जो कि 1.8 था, वो कोई 10% पर पहुंच गया। यानी जी। 1.8% मैंने आपको बताया ना। तो उन्होंने करेक्ट। किसका विकास किया? और अगर ब्रिटेन के साइज को देख लें, उसके हिसाब से वर्ल्ड जीडीपी में उसका हिस्सा देखें, उसने सारा विकास अपना, ब्रिटेन के राजमहल, ब्रिटेन की सेना, ब्रिटेन की नेवी, एक एक हमारे पैसे से, हमारे खून से बनी है। बिल्कुल। नहीं तो आप पढ़ लीजिए दादा भाई नौरोजी को, उनकी वेल्थ ड्रेन थ्योरी को पढ़ लीजिए कि जी। कैसे वो यहां से पैसा लूट कर गए। मैंने एक और किताब का जिक्र किया, उसके अंदर विल डुरांट, अमेरिकन थे, भारत आए 1930 के अंदर, भारत का दौरा किया। वो लिखते हैं कि दुनिया की इतिहास के अंदर एक राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र का इतना ज्यादा शोषण उन्होंने कभी नहीं देखा। बिल्कुल। भारत के लोग गरीब मर रहे हैं, लेकिन वो चूरण क्या बेचते थे? भारत गरीब क्यों है? क्योंकि हिंदू दकियानूसी हैं, ये लिखते हैं विल डुरांट अपनी जी, किताब के अंदर। बिल्कुल, बिल्कुल। हिंदू अंधविश्वासी हैं, इसलिए हैं। उन्होंने इस थ्योरी को डिबंक किया। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, वो कहेंगे यार रेल तो उन्होंने बनाई। अबे रेल इसलिए बनाई कि खदानों से माल लेके जाना था मना और के हमें जाना। बेच, हमारे यहां से कपास लेके जानी थी,
हमारे यहाँ से चीजें लेके जानी थी। तो एक तो विकास का जो उनका मॉडल था, जो उन्होंने कहा ये दिस इज एकदम झूठ है, उनके आंकड़ों के हिसाब से झूठ है, और ये आंकड़े मेरे नहीं है, वहीं से लिए हुए आंकड़े। दूसरा उन्होंने कहा कि ये आपने जो दूसरा क्या न्यू इंपीरियलिज्म, ये न्यू इंपीरियलिज्म चल ही रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये सब संभव नहीं रहा कि जमीनों पर कब्जा करके रखा जा सकता है, सेनाओं पर कब्जा करके रखा जा सकता है, तो उन्होंने हमारे दिमागों पर कब्जा कर लिया। आज भी कोई बात करता है, यार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ऐसा हुआ है, हार्वर्ड में ऐसा हुआ है, आप क्यों नहीं कहते कि दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐसा हुआ है? आप क्यों नहीं कहते कि नालंदा में ऐसा होता था? आप बताइए ना, आसपास के देशों में भी विश्वविद्यालय हैं, उनके बारे में कभी नहीं कहते। या आप निकष मान लिया है, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी सभ्यता ने, उससे पहले भी करते थे, हमारे मनों पर नियंत्रण करना शुरू किया। बिल्कुल। और उसके लिए एक इकोसिस्टम, वो इकोसिस्टम क्या है? एकेडमिक्स। इकोसिस्टम क्या है? एनजीओस। इकोसिस्टम क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इकोसिस्टम क्या है? वहां का मीडिया। ये सारा इकोसिस्टम बार बार आपको बताता है कि वही श्रेष्ठ हैं, आप कमतर हैं। और ये एक तरह से बहुत ही रेसिस्ट है, ये नस्लवादी सोच है। उसमें थोड़ा फर्क आ गया पहले से कि वो सीधे नस्लवादी नहीं कहते, लेकिन उनकी सोच, उनका कहना, और अगर आप मेरी किताब पढ़ेंगे तो मैंने किताब के अंदर कई ऐसे उदाहरण दिए हैं, कई दृष्टांत दिए हैं, जब बार बार बताते हैं वो कि नहीं, तुम हमारे बराबर नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। आपके लोगों के पास पैसा हो सकता है, आप बड़े हो सकते हैं, आपके वैज्ञानिक मतलब मंगलयान भेज सकते हैं, चंद्रयान भेज सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, हमारी बराबरी नहीं कर सकते। बराबरी नहीं कर यह सकते। किताब इसके बारे में है। बिल्कुल। जैसा आपने कई उदाहरण दिए, जैसे जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट करा था, कोविड के समय का जो हमने देखा, और ऐसे बहुत से उदाहरण हम पिछले कुछ सालों में ही आप खास तौर पर कहें तो देख सकते हैं। लेकिन बात जब आती है फिर से कि हम बात कर रहे हैं इंपीरियलिज्म की, और जर्नलिज्म, वर्ल्ड जर्नलिज्म, और जो बड़े-बड़े प्रिंट मीडिया या किसी भी तरह के मीडिया के आउटलेट्स हैं, वो एक ज़रिया बने हुए हैं उसी इंपीरियलिज्म को स्प्रेड करने का। आज जब ये बातें हो रही हैं कि ये एक फॉर्म ऑफ कॉलोनियलिज्म है, और बहुत से लेखक खास तौर पर जो लेफ्ट लीनिंग इंटेलेक्चुअल्स रहे हैं, वो तो काफ़ी समय से ये लिखते आए हैं अबाउट न्यू फॉर्म्स ऑफ इंपीरियलिज्म। लेकिन ऐसा क्यों है, जब एक बड़ी स्तर पर हम ये बात आज कर रहे हैं, तब भी बहुत सा एक, मैं कहूँगा, प्रोपोर्शन ऑफ पीपल है जो आज भी इसी बात को शायद मानते होंगे कि हाँ, ब्रिटिशर्स सही थे, ब्रिटिशर्स ने ही भारत बनाया, ब्रिटिशर्स एस्टैब्लिश्ड इंडिया, दे क्रिएटेड इंडिया। बहुत से लोग आज भी ये सोचते हैं। तो क्यों आपको लगता है कि इन पूरे 75 सालों में इस चीज़ पर फर्क नहीं पड़ा? क्यों डीकोलोनाइजेशन जिसकी हम बात करते हैं, ये एक ऐसा टर्म है जो शायद पिछले 5 सालों में ही, मैं कहूँगा, फेमस होना शुरू हुआ है? तो क्यों हमें 70 साल लगे इसको समझने के? और आज मैं कहूँगा कि ये कहना बहुत मुश्किल है कि कितने लोग वास्तव में इसको समझ रहे हैं। नहीं, देखिए, ये बात तो शुरू से थी। अगर आप अपने पिछले 300-400 साल का इतिहास देखें तो आपके यहाँ लगातार, खासकर पिछले 150-200 साल के अंदर, लगातार ऐसे बुद्धिजीवी, ऐसे ऋषि मुनि, ऐसे लोग, चिंतक आए हैं जो बार बार आपको बताते रहे, और उन्होंने देखा कि आप पराधीन क्यों हुए। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते ना, हम पराधीन हुए, हम में कोई कमी रही होगी, इसलिए पराधीन हुए। 24% जीडीपी होने के बाद भी हम पराधीन हुए। इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। विवेकानंद आए, उन्होंने आपको आत्मविश्वास दिया। दयानंद सरस्वती आए, उन्होंने आपको आत्मविश्वास दिया। राजा राममोहन रॉय आए, उन्होंने चेंजेस लाए। महात्मा गांधी आए, अंबेडकर आए, सावरकर आए। इन लोगों ने लगातार इस अलग को जगा के रखा भारत के अंदर कि तुम कमतर नहीं हो। लेकिन हम सो चुके थे, हमें जगाने में थोड़ा वक्त लगा, और जहां तक 70 साल तक याद नहीं आई, लोग बात तो करते रहे। लेकिन अब चूंकि हम देखिए, जिसकी जेब में पैसा नहीं होता है ना, उसको कोई ध्यान नहीं देता। आप निर्धन हैं, वो क्या बोलेगा, क्या कहेगा, उसकी औकात क्या होगी। आज जब आप दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, आप दुनिया के बड़े सैन्य बल हैं, आपकी इकोनॉमी अच्छी चल रही है, और खाली मैं 2014 से बात नहीं करता हूं, पूरे आजादी के बाद से आपने अच्छा किया है।
आज बिल्कुल। आप 140 करोड़ लोगों को ही अन्न नहीं देते। कहां तो अंग्रेज जब छोड़ के गए थे तो हमें अन्न बाहर से मंगाना पड़ता था ना। इम्पोर्ट करना आज आप पड़ता था। दुनिया को अन्न खिलाने के काबिल बन गए हैं। ये पूरे देश ने किया है। तो आज आपकी वैज्ञानिक तरक्की, आपकी आर्थिक तरक्की, आपकी सैन्य तरक्की ने आपको स्वाभिमान दिया है, आत्माभिमान दिया है कि इस बात को कह सकें। और जब आप ये ऐसा कहते हैं तो अब आपकी बात को सुना भी जाता है। गरीब की सुना बात भी को कौन जाता है। सुनता है? कौन सुनता है भाई? तो बिल्कुल। और आज के संदर्भ में बात और महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो आज का नेतृत्व है भारत का 2014 के बाद का, वो इस बात को बहुत प्रखरता से कहता है, जोर से कहता है, इसलिए और उसकी खनक सुनाई पड़ती है। तो बिल्कुल। इसलिए मैं मानता हूं कि ये बात भारत की चिति में, भारत की सोच में हमेशा थी। हमेशा आपके बुद्धिजीवियों ने, चिंतकों ने, मैं कुछ नाम भूल गया हूंगा, मैंने जो नाम गिनाए इसके अंदर बहुत लोग हुए हैं, गोखले हुए हैं, तिलक हुए हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हुए हैं, पूरे सुब्रमण्यम भारती हुए, मतलब एक के बाद एक नाम आप ले सकते हैं, जिन्होंने भारत की चेतना को जागृत किया, जिन्होंने बिल्कुल। बताया कि तुम कम नहीं हो, इकट्ठे हुए हम। तो आज चूंकि आपके पास ताकत है, आपकी कुछ हैसियत है, तो आप जोर से कहते हैं, आपकी बात सुनी जाती है, नहीं तो बिल्कुल। नहीं सुनी जाती। और यहाँ पे एक साथ के साथ भारत की बात सुनी जाने के साथ-साथ जब हम बात कर रहे थे इंटेलेक्चुअल आप कह सकते हैं थ्योरी की, तो एक और साथ में बात आती है। मेरे को एक उदाहरण याद है कि पिछले दिनों मैं एक बुक लॉन्च पे था, वहाँ पे जयसाई दीपक गेस्ट के तौर पर थे और उनसे कोई एक काफ़ी यंग बच्चा आई थिंक कॉलेज में पढ़ते होंगे, बुक साइन करा रहे, तो उसने एक बात बोली थी कि सर मैंने आपकी बुक पढ़ी, तो मैंने सीताराम गोयल जी के बारे में मुझे पता चला। अब सीताराम गोयल जी ने कुछ किताबें जो लिखी थी, कुछ 40 साल पहले तो लिखी ही थी, 40, 50, 30, 35, 40 साल। जो आज का यूथ है, वो जयसाई दीपक की बुक पढ़ के जान पा रहा है कि एक ऐसे विद्वान, ऐसे इंटेलेक्चुअल भी थे, सीताराम गोयल, राम स्वरूप जी और ऐसे बहुत थे। तो इंटेलेक्चुअली कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो एक बायस हमारे एकेडेमिया में रहा और जनरल सभी चीज़ों में मैं कहूँगा रहा, उससे भी हम आगे कहीं न कहीं आ रहे हैं। क्योंकि अगर आज का यूथ अगर 20-22 साल का लड़का इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आकर ये कह रहा है कि मुझे सीताराम गोयल के बारे में आपकी बुक पढ़ के पता चला है, तो शायद वो कुछ ना कुछ वो ज्ञान ले रहा है जो उससे पहले की एक जनरेशन ने शायद उसको इग्नोरेंट उस चीज को लेकर है। देखिए, आजादी के बाद जब शीत युद्ध आरंभ हुआ, मैंने इसका जी। जिक्र किया है, कोल्ड वॉर शुरू हुआ, जी। साम्यवादी व्यवस्था और पूंजीवादी व्यवस्था दोनों ही वहां से आई हुई हैं। मेरा बिल्कुल। किसी से प्यार नहीं है, मुझे भारतीय व्यवस्था चाहिए। और इसलिए बिल्कुल। हमारी पढ़ाई में, हमारे शैक्षिक संस्थानों में या तो ये पढ़ाया गया या वो पढ़ाया गया। भारत क्या बिल्कुल। सोचता है, भारत की चिति क्या बिल्कुल। है, भारत की सोच क्या है, ये तो बताई नहीं गई। सही नहीं। लेकिन अब क्या बात है ना कि आप सच को बहुत देर तक छिपा नहीं सकते। दूसरी बात, भारत भारत है। अगर ये अविच्छिन्न एक जिसे बोलते हैं विरासत वाला अगर राष्ट्र है, हजारों साल से, अब कितने, अब इसमें फिर मैं कहूंगा अब इतिहासविद नहीं हूं, 2000 साल, 5000 साल, 10,000 साल, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन आज जीवंत जो राष्ट्र है पुराना, वो भारत है। इसको बिल्कुल। कोई, किसी को इनकार नहीं है। तो उसको आप बहुत देर तक डाउन तो नहीं रख सकते ना, उसकी बिल्कुल। सोच बिल्कुल। को, उसकी। तो ठीक है, कुछ समय तक क्या बोलते हैं, क्या महाभारत में कि थोड़ा बादल आ गए अर्जुन, जब वो अभिमन्यु का वध हुआ, बादल आए और अंधेरा आ गया जयद्रथ वध के दिन, है ना। जी। बादल आए, बादल छटे, सूर्य आ गया, सूर्य की रोशनी आ गई। इसी तरह भारत के ज्ञान की चेतना, भारत का ज्ञान, भारत की सोच धीरे धीरे हमारे विश्वविद्यालयों में, हमारे लोगों में, और मैं इस बहस में पढ़ना ही नहीं चाहता कौन लेफ्ट है कौन राइट है, ये नोमेनक्लेचर भी वहीं से आया हुआ है। बिल्कुल। आपको बिल्कुल। खांचे में बांधना चाहते हैं वो, कि तुम लेफ्ट हो, बिल्कुल। तुम राइट हो। अरे लेफ्ट राइट तुम क्या है, मैं राइट हो। भारतीय हूं। बिल्कुल। लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी और राइटिस्ट आइडियोलॉजी, यानी पूंजीवादी आइडियोलॉजी, आप मुझे कहते हैं कि आप इनमें से एक चुनो, ये क्या बात हुई भाई? मैं नहीं चुनना चाहता। राइट। मैं जो सोचता हूं वो मेरा है। बिल्कुल। इसलिए बिल्कुल। बिल्कुल। मैं क्या है कि मैं जो आपने बात कही ना कि भारत के बच्चे अब पढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले आपने छिपाया था, छिपता तो है नहीं, सूर्य का छुपाया प्रकाश था। कितने देर तक छिपा लेंगे आप? बिल्कुल। धीरे धीरे आएंगे वो। बिल्कुल। और एक नहीं, सीताराम गोयल हो, आरसी मजूमदार हो, आप गिन के रखिए ना,
कितने लोगों की बिल्कुल किताबें पढ़ने को मिलेंगी? आप तिलक को पढ़ लें, आप गीता पर कितने लोगों की व्याख्या है, उनको पढ़ लेना। वो राइट हमको, मैं बोलता हूं ना कि बांटने की कोशिश, हमारी सोच राइट को बांटने की कोशिश बार बार, वो लगातार चलती रही है। और इस लाइट और लेफ्ट के पैराडाइम से हमको बाहर आना चाहिए। बाहर आना ये चाहिए, बिल्कुल ये सही, उनके द्वारा दिया गया है। बिल्कुल। एक मैंने बात उमेश जी आपकी बुक पे नोटिस करी, आपने जैसे बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे उठाए हैं और आपने बहुत से उदाहरण दिए। कोविड एक बहुत लेटेस्ट एग्जांपल है, देन हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना, और आपने इवन हिस्ट्री से भी जो गांधी जी, आज़ादी के टाइम के गांधी और पटेल से लेकर, जैसा मैंने कहा कि कहीं ना कहीं ये शायद ये चलता ही रहेगा। इनफैक्ट नरेंद्र मोदी जी के साथ भी जो आप देखें कि एक मीडिया का एक ट्रायल चलता रहा 2002 से, वो भी अपने आप में एक एग्जाम्पल ही है वेस्टर्न मीडिया के बायसेस का। लेकिन इसमें मैं अब साथ में एक चीज और देखता हूं, जब हम अगर भारतीय मीडिया की बात करें, तो भारतीय मीडिया अभी आपने जैसे जिक्र किया कि हमें लेफ्ट राइट के हिसाब से देखना ही नहीं चाहिए, बाइनरीज के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, वो भी वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट ही है। लेकिन अगर आप इंडिया में आप देखें तो कहीं ना कहीं ये जो डिवीजन है ये बहुत मतलब उजागर हो रहा है कि एक बिल्कुल लेफ्ट इंक्लाइंड मीडिया हो रहा है, एक राइट इंक्लाइंड मीडिया हो रहा है। और कहीं ना कहीं हम बहुत से भारतीय मीडिया चैनल्स, भारतीय मीडिया के जो आप कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल्स हैं, वेटरन जर्नलिस्ट हैं, दुर्भाग्यवश उस समय बहुत लोग हैं जो कहीं ना कहीं एक बायस के साथ ही रिपोर्टिंग करते हैं या आर्टिकल्स लिखते हैं। तो एक तो बात है जो कहते हैं वेस्टर्न मीडिया नैरेटिव्स की, तो लेकिन जब भारत में खुद हमारे ही देश के लोग जर्नलिस्ट कहते हैं, और जो है निस्संदेह लेकिन बहुत स्ट्रांग अपने बायसेस शो करते हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? पहली बात तो यह है कि देखिए, एक तो शोर है, एक नॉइज है, और सोशल मीडिया के कारण, टेलीविजन बहसों के कारण वो शोर बहुत सुनाई पड़ता है। लेकिन जी वो शोर बहुत सीमित लोगों के बीच में है, वो पूरा भारत नहीं है। एक जी बात तो इसको मानना चाहिए। दूसरा, ये जो मीडिया बना है पूरा का पूरा, ये मीडिया पूरा वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट है। बिल्कुल मीडिया की उत्पत्ति ही, मीडिया की नाल ही साम्राज्यवाद की कोख में है। मीडिया बिल्कुल कोई इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर नहीं है। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, हम ये जो मान लेते हैं ना कि ये कोई इंडिपेंडेंट वॉचडॉग है, ये नहीं है। मीडिया बना ही इसलिए, पूरा का पूरा मीडिया का कंस्ट्रक्ट ये है कि आज का जो इंटरनेशनल पावर बैलेंस है उसको बना के रखा जाए। इसके लिए जो कुछ भी करना है उसको वो करेगा। उदाहरण के लिए मैंने एक बात कही है, भाई यूक्रेन के अंदर युद्ध हुआ, दो यूरोपीय देशों के अंदर युद्ध हो रहा है, दो गोरे मुल्कों के अंदर युद्ध हो रहा है। सानू की, मैं क्यों इस फट्टे में पड़ूं? राइट लेकिन वो बार बार कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा संकट है। मैं बात कहता हूं, दुनिया का कैसे बड़ा संकट है? उस समय जब ये युद्ध शुरू हुआ, श्रीलंका के अंदर खाने के चीजों की किल्लत थी। अफगानिस्तान में लोग आटे के कारण भूखे मर रहे थे। पाकिस्तान में भूख त्राही त्राही कर रही है आज तक। मैं, बिल्कुल ये हमारे पड़ोसी है ना, आज हमारे संबंध अच्छे नहीं होंगे, एक बात मान लेता हूं मैं, इसलिए कोई आप ये ना सोचें कि मुझे उनके साथ कोई सहानुभूति है। पर मूल बात यह है कि इन तीन बड़े एशियाई देशों के अंदर, बड़े देश हैं, अफगानिस्तान बड़ा नहीं होगा, भूख के कारण मुश्किल हालात थे। तो भाई यूक्रेन का संकट इतना बड़ा संकट कैसे हो गया? बिल्कुल सारी दुनिया का बड़ा संकट कैसे मान लो? और वेस्टर्न मीडिया आपसे क्या कह रहा था? इतिहास ये तय करेगा कि भारत किस तरफ खड़ा था। भारत को बड़ी ताकत बननी है तो उसकी एक मॉरल स्टैंडिंग क्या होगी। अरे तुम 200 साल लूटते रहे, हमारा सारा माल लेकर चले गए, तुमको तो इतिहास तय नहीं कर रहा। हम यूक्रेन में रूस से थोड़ा तेल मंगा ले रहे हैं, सस्ता तेल, ताकि हमारी लोगों को तकलीफ ना हो, और आपके कारण तेल महंगा हो गया और इतनी तकलीफ थी हमारे, तो भाई हमें सस्ता तेल दे देते। अमेरिका के पास तो दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार है ना, हमें दे देता, वो तो नहीं दिया। या जर्मनी गैस नहीं मंगाता रूस से। मैंने फिर बोला, वो आपको वही दिखाते हैं जो दिखाना चाहते हैं। दिखाना चाहते दिक्कत क्या है? आप भारतीय मीडिया की बात कर रहे थे, अब हमारे मीडिया वाले भी, मैं देखता हूं ना टेलीविजन चैनल में, पता नहीं यूक्रेन में अब ये हो गया, अब वो हो गया। ओ भाई ठौर करो यार, थोड़ा बताओ आप उसके बारे में। लेकिन आधा आधा घंटे के, दो दो घंटे के, तीन तीन घंटे के, और वो फुटेज कहां से आ रही थी? कौन दे रहा था? कहां से आ रही थी?
सबने अपने रिपोर्टर तो नहीं लगाए हुए थे। देखिए कैसे वो क्या बोल दे, बम्बार्ड कर देते हैं अपनी फुटेज से। मैं पुतिन का कोई बिल्कुल। दोस्त नहीं, ठीक है, लेकिन आपने पुतिन को कैसा पेंट कर दिया कि उससे बड़ा राक्षस कोई नहीं है, क्योंकि राक्षस नहीं। आपको सूट नहीं करता। मैं उसको राक्षस क्यों मानूं भाई? हमारी मदद करता है, हमको तेल दे रहा है, तो मैं अपना हिसाब करूंगा ना। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हमारी लीडरशिप ने उस समय दम दिखाया, डरे नहीं, इस फेर में नहीं पड़े कि इतिहास भारत को कैसे याद करेगा। अच्छा, वही अखबार अब लिख रहे हैं कि भारत ने ठीक किया। ठीक तो है। आप जब थोड़ा भी दम दिखाते हैं, थोड़ा भी कहते हैं और अपनी हैसियत बताते हैं, तो वो लाइन पर भी आ जाते हैं। लेकिन आप ऐसा मत मानिएगा कि वो बदलेंगे। लगातार बार बार किसी ना किसी मौके पर उनका नैरेटिव यही रहेगा। यही रहेगा। आपको ये सोचना है कि वो ये नैरेटिव से आप प्रभावित ना हो। मूल बात ये बिल्कुल। है, आप बिल्कुल। प्रभावित हो जाते हैं इसलिए उनका नैरेटिव कामयाब होता है ना। कामयाब उनको तो होता है। कुछ नहीं कर सकते। आपको स्वयं सोचना है, हमारे विश्वविद्यालयों को, हमारे एकेडमिक्स के लोगों को, हमारे पत्रकारों को, कि हमको इस खेमेबंदी के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। और ये जो बहुत लामबंदी हो गई है ना, अब क्या है कि सोशल मीडिया आने के बाद ये जो सो कॉल्ड पोलराइजेशन हुआ है, पोलराइजेशन हमारी नियति नहीं है, राइट। पोलराइजेशन मनुष्य का स्वभाव नहीं है। लेकिन माल बेचने के लिए, कई बार टीआरपी के लिए, कई बार अखबार बेचने के लिए ये पोलराइजेशन के फेर में पड़ जाते हैं। एक और बात बोलता हूं, ये पोलराइजेशन का इशू कब से आया? जब तक एक तरह का मीडिया कंस्ट्रक्ट चल रहा था तब तक पोलराइजेशन की बात नहीं की। राइट। भाई एक, आप कहते हैं ना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अभिषेक अपना विचार रख सकते हैं, मैं अपना विचार रख सकता हूं। लेकिन अभिषेक अगर एक विचार रखें तो मैं उनको गोदी मीडिया बोल दूं, ये क्या बात हुई? बिल्कुल। अभिषेक स्वतंत्र है ना। जिस दिन जिन लोगों ने ऐसा नाम लिया वो पत्रकार नहीं रहे। हर पत्रकार को अपना विचार रखने का, आप जिसे लेफ्ट राइट सेंटर जो भी कहें, हक है। और अगर अपनी बात को वो कहता है तो इसमें क्या दिक्कत क्या है भाई? तो जो सो कॉल्ड लोग कहते हैं कि वे ही पत्रकार हैं, उन्हीं की पत्रकारिता सही पत्रकारिता है, इसको बोलते हैं बहुत, क्या बोलते हैं इसको, दूसरों को छांट के रखना। ये इंक्लूसिव नहीं है। राइट। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी के खिलाफ है। खिलाफ है। आपका विचार भी मेरे लिए सही है, आप अपने विचार पर रखिए, मैं अपने विचार पर रखूंगा, लेकिन तुम्हारे विचार के लिए मैं तुम्हें नाम दे के तुम्हें गाली दूं, ये पत्रकारिता नहीं है। तर्क नहीं। बिल्कुल। तो आप ये तर्क को पत्रकारिता। तर्कों तक बिल्कुल। पत्रकारिता की जो आपने बात करी, तो एक इसमें और मुद्दा जो आपसे डिस्कस करना चाहता था, क्योंकि आप खुद एक सीजन्ड पत्रकार रहे हैं, बहुत बार ये, क्योंकि हर साल सर्वेज होते हैं, इंटरनेशनल सर्वेज, और एक न्यूज हर साल आती है कि भारत में मीडिया स्वतंत्र नहीं है। और ये हर साल की बात है कि वो रैंकिंग में देखिए हम कितने पीछे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं कि भारत में मीडिया स्वतंत्र नहीं है, गिवन द फैक्ट कि हमने जैसे भी बात करी कि बायसनेस विद इन इंडियन मीडिया भी बहुत ज्यादा है। तो वेस्टर्न को तो हम एक तरफ भी रखें, अपने इंडियन मीडिया में बायसनेस से बहुत है। तो क्या मीडिया स्वतंत्र है या नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो ये जो जितनी वेस्टर्न एजेंसीज की, सो कॉल्ड वेस्टर्न एजेंसीज की खबर आती हैं, इनकी जगह कूड़ेदान में होनी चाहिए। हम इनको बहुत ज्यादा भाव देते हैं, इस कारण से वो हमारे सर पर चढ़ते हैं और वो धार्मिक स्वतंत्रता की रिपोर्ट निकालते हैं। हमें अफगानिस्तान, सीरिया, सऊदी अरब के बराबर रखा हुआ है, इसका कोई जी। मूल है? इस पर चर्चा ही बिल्कुल। क्यों करते हैं? वो कोई फ्रीडम वॉच डॉग लाना फलाना। देखिए, वेस्ट के नैरेटिव के सिस्टम को समझिए आप। ये सब के सब उस नैरेटिव के इकोसिस्टम के इंपॉर्टेंट लोग हैं। राइट। जब उनको जरूरत होती है, बस्ते में से एक निकालते हैं, उसको छाप देते हैं। अच्छा, मैं पूछ लेता हूं, जरा उनसे पूछ लिया जाए कि भाई आप इस रिपोर्ट पर कैसे पहुंचे? आपने कोई सर्वे किया? नहीं नहीं, हमारे एडिटोरियल लोगों ने कुछ लोगों से बात की। किन लोगों से बात की भाई? जरा उसकी सूची बता दो। सूची नहीं बताएंगे। कितने लोगों से बात की, ये नहीं बताएंगे। तो ये सर्वे, ये जितनी रिपोर्ट्स आती हैं, सो कॉल्ड क्या बोलते हैं, फ्रीडम हाउस, नाम एक के बाद आप गिना सकते हैं, ये सब उस इकोसिस्टम के हिस्से हैं
जो थर्ड वर्ल्ड को डराने के लिए, धमकाने के लिए, उन पर प्रेशराइज करने के लिए, अपनी फॉरेन पॉलिसी को लागू करवाने के लिए लगातार यूज की जाती है। इनको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और मुझे क्या, देखिए ना, हॉकी के मैदान में हॉकी खेलनी चाहिए, क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट खेलनी चाहिए, हॉकी के मैदान में कबड्डी नहीं खेली जा सकती। तो हम भी ऐसे ही बना लेना, हम भी अमेरिका के बारे में ऐसी रिपोर्ट बना के दें। अब देखिए, मैं बताता हूं, मैंने अपनी किताब में लिखा है, ब्रिटेन में 2023 की रिपोर्ट है कि 20% लोग गरीब है। हम ब्रिटेन की गरीबी पर रिपोर्ट निकालें ना, कि तुम इतने गरीब हो, उसके बाद भी 74 साल के बूढ़े के राज्यारोहण के लिए इतना पैसा खर्च कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई? अपने गरीबों का ध्यान रख लो ना। मैं किताब में बात करता हूं, बार बार जब मंगलयान गया, चंद्रयान गया, तो उन्होंने कहा कि भारत में इतने लोग गरीब हैं, तो क्यों ये कर रहे हैं, पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है? तो तुम अपनी गरीबी का ध्यान रख लो ना भाई। हमको जरूरत है कि अब हम उनके बारे में भी ऐसी रिपोर्ट निकालें और छापें, और फिर न्यूयॉर्क टाइम्स से कहें भाई तुम इसको भी छापो, फिर देखेंगे उनकी तटस्थता क्या होती है। मुझे लगता है कि हमको, फिर बोलता हूं, मानसिक गुलामी के इस दुष्चक्र से बाहर आने की आवश्यकता है। ये सब मानसिक गुलामी के, मानसिक पराधीनता के, न्यू इंपीरियलिज्म के ही प्रतीक हैं कि हम उनको बहुत तरजीह देते हैं, बहुत भाव देते हैं। जिसको जितना भाव देते हैं वो उतना ऊपर चढ़ता है, ऊपर चढ़ता। बिल्कुल। तो उमेश जी, एक आखिरी सवाल है, आई थिंक इस पे हम बिल्कुल एग्री करते हैं कि बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि हम सिर्फ बायस नैरेटिव्स नहीं फाइट कर रहे, हम एक इकोसिस्टम को फाइट कर रहे हैं, और जिसका मकसद विदेशों की उसी मानसिकता है कि वो सुपीरियर है, अपनी सुपीरियरिटी को बरकरार रखना चाहते हैं। और इसका जो प्रभाव है, जैसे देखें, मीडिया एक बहुत बड़ा एक जरिया है उनके लिए, जैसे एकेडेमिया है, क्योंकि बहुत सी एकेडमिक्स में ऐसी रिसर्चेज हैं जो भारत को बहुत वेज में एक गलत रूप से दिखाती हैं। तो आपने हालांकि बुक में जिक्र करा है, बट दर्शकों के लिए इस नैरेटिव को, जो कि पार्ट है एक बड़े इकोसिस्टम का, भारत को कैसे फाइट करना चाहिए? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने जैसे कहा कि ये नैरेटिव का युद्ध है, और ये युद्ध चलेगा, जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि नैरेटिव के युद्ध को आपके को नैरेटिव से लड़ना पड़ेगा, ताकि आपके वल्नरेबल लोग, आपके जो कोमल मन के लोग हैं, उनके पास तथ्यों और तर्कों के साथ वो बात जाए। जब ऐसी कोई रिपोर्ट आए तो 5 रिपोर्ट हमको बनानी चाहिए तथ्यों के साथ, भाषणबाजी से नहीं। दिक्कत क्या होती है, हमारे यहां अभी थोड़ा दिक्कत है कि हम शोध कम करते हैं, हमारे पास बहुत डेटा है, हम बहुत इमोटिव हो जाते हैं, बहुत इमोशनल बातें करने लगते हैं। आपको बताइए ना कि आपके यहाँ इतनी गरीबी है, आप बताइए ना कि अमेरिका के यहाँ इतने लोग बेघर हैं, आप बताइए ना फ्रांस में कितने लोग फुटपाथ पर सोते हैं। जब वो बोलते हैं, एक एक बहुत ही अलग का उदाहरण देता हूं, बार बार भारत में और दिल्ली में आपको सुनने में आया होगा कि वो दिल्ली को रेप कैपिटल बोलते हैं ना। जब 2-4 ऐसे मामले, एक भी भारत की महिला के साथ, बहन के साथ, बेटी के साथ परेशानी हो, इससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं। पहली बात मैं डिस्क्लेमर देता हूं। लेकिन पर लाख पॉपुलेशन पर अमेरिका के अंदर कितने रेप होते हैं, फ्रांस के अंदर कितने होते हैं, ब्रिटेन के अंदर कितने होते हैं, न्यूयॉर्क के अंदर कितने होते हैं, लंदन के अंदर कितने होते हैं, ये हमें तथ्यों के साथ रखना चाहिए, बताना चाहिए कि हमारे बारे में दुष्प्रचार मत करो। इसलिए जिस बच्चे का आपने जिक्र किया ना, जो जय साई दीपक की किताब पढ़ना चाहते थे, ऐसे लोग इन तथ्यों को लेकर आएंगे अपने आप। समय आ रहा है, कहते हैं ना, जब पक जाता है फल तभी तो आदमी खाता है ना, अभी पकने का टाइम आ रहा है। तो इस नैरेटिव के वॉर को लड़ने के लिए आपको बौद्धिक सेनानी चाहिए। बौद्धिक सेनानी ऐसे हों जो रिसर्च करें, पढ़ें, कंपैरेटिव रिसर्च करें, बार बार ऐसा डेटा लेकर आए। और हमारे विश्वविद्यालयों के अंदर बहुत बच्चे ऐसे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं, और हमारे पास तो ये इंटेलेक्चुअल कैपिटल है ना, हम पूरी दुनिया के विश्वविद्यालयों के अंदर छा जाते हैं ना, हमारे बच्चे मेधावी बच्चे हैं। पढ़ें, इस फेर में ना पढ़ के कि ये राइट है, ये लेफ्ट है, वो हमको इसी में पढ़ा के रखना चाहते हैं। एग्जैक्टली भारतीय हैं,
भारत के लिए काम करना है, इस विरासत के लिए काम करना है, इसको अच्छा करना है, आगे लेके जाना है। आपको बहुत मसाला मिलेगा और इस नैरेटिव की वॉर में आप थक नहीं सकते। आपको 5 साल के अंदर परिणाम नहीं आएगा, आपको 10 साल के अंदर भी नहीं आएगा। अगर वो 200 साल से कर रहे हैं तो आप 2 साल में ही सब कुछ अचीव कर लेंगे क्या? जबकि उनके पास इतने इंस्ट्रूमेंट हैं, पूरे सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस उनके हाथ में हैं, वो ओन करते हैं, एल्गोरिदम ओन करते हैं। तो आपको लगातार भारत को अगर आगे जाना है, सिर उठा के आगे जाना है, जो कि जा रहा है। तो इस नैरेटिव के लिए भी आप जैसे लोग कर रहे हैं ना, इस बात कर रहे हैं ना, मैंने किताब लिखी है तो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं ना उसको, ऐसे नैरेटिव आगे बढ़ेगा। और मुझे बहुत विश्वास है, आप चिंता ना करें इस बात की, मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। आगे आने वाले जो हमारे आने वाली पीढ़ी है बहुत स्मार्ट है, दे नो एवरीथिंग, दे कैन रीड थ्रू इट, एंड आई एम प्रेटी मच श्योर दैट दे विल डू व्हाट वी कुड नॉट डू। हम लोग जिसकी सपना देख रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, वैसा आने वाले हमारे भारतीय करेंगे। बिल्कुल, बहुत पॉजिटिव टोन के साथ आपने इंटरव्यू को एंड करा है। और जो लोग ये यूट्यूब पे देखेंगे, मैं पहली बात तो इस बुक को बहुत ही स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूँ। मैंने ऑलरेडी इस बुक पे एक वीडियो बनाया है, मैं सभी को रेकमेंड करूंगा, खासतौर पर हमारे यूथ को। और उमेश जी ने भी इसका जिक्र करा कि कैसे हम उनको यूथ से बहुत उम्मीदें हैं, मुझे यूथ से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि जैसे उमेश जी ने कहा कि वो करेंगे जो हम नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास शायद वो सोर्सेज भी हैं, वो अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की जो हमारे पास नहीं थी। और एक बात और कहना चाहता हूँ, जब भी मैंने बुक पढ़ी तो उमेश जी की मैं सारी बातों से ही एग्री करता हूँ। और मेरे को एक थोड़ा सा दुख भी हुआ था कि जब मैं जर्नलिज्म की बात करता हूँ, तो हालांकि आजकल हम डिकोलोनाइजेशन और वेस्ट का क्या प्रभाव है उस पर किताबें तो लिखी जा रही हैं, पर जहां तक मुझे पता है उमेश जी शायद पहले जर्नलिस्ट हैं जो इन बातों को उजागर कर रहे हैं। और मेरे विचार में तो जर्नलिस्ट की जो भूमिका होती है समाज में, शायद किसी जर्नलिस्ट को ही ये किताब सबसे पहले लिखनी चाहिए थी। लेकिन बेटर लेट देन नेवर। और मुझे बहुत खुशी है कि उमेश जी ने बुक लिखी। उमेश जी, मैं चाहूंगा आप आगे भी बुक्स लिखते रहें, लोगों को उजागर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी, इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर बुक्स। मुझे भी बहुत आनंद आया, मजा आया, और मुझे उम्मीद है कि जो देखने सुनने वाले हैं उनको भी अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू सो मच।